Hello students, I am Dr. Rana, consultant gynecologist at Usha Bansal Nursing Home. Which of the following is absolute contraindication of the following device? Okay, so this device you all know is copper T. Which of the following is absolute contraindication of the following device? So the answer is options are history of previous PID, previous ectopic pregnancy, HIV positive status, अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीड. ठीक है, सो हम एक बार कॉन्ट्रासेप्टिव सारे देख लेते हैं अभी. ठीक है, सो कॉन्ट्रासेप्शन में बेसिकली टेम्परेरी मैथड्स भी होते हैं और कॉन्ट्रासेप्शन में बेसिकली टेम्परेरी मैथड्स भी होते हैं और परमानेंट मैथड्स भी होते हैं. ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन इज कि प्रेगनेंसी ना हो. ठीक है, तो सम आर टेम्परेरी और वी कैन से रिवर्सिबल एंड सम आर परमानेंट मैथड्स. ओके, सो टेम्परेरी मैथड्स में आते हैं एक तो नेचुरल मैथड्स. नंबर 4 मैथड्स आर देयर. नंबर 1 इज नेचुरल मैथड. नेचुरल मैथड इज दैट वी आर नॉट यूजिंग एनी ड्रग. ठीक है, सो दैट इज वन मेथड इज बिलिंग और रिदम मेथड. इसमें हमें हमारी मेंस्ट्रुअल फिजियोलॉजी की नॉलेज से पता है कि ओवा गेट्स रेडी अराउंड 14 वीक्स, सॉरी 14th डे. ठीक है, 14th डे पे ओवा रेडी होता है. ठीक है, तो 14th डे पे ओवा रेडी होता है, तो 11 to 16th डे जो होते हैं उनमें जो है हमें जो पेशेंट को इंटरकोर्स नहीं करना होता. ठीक है, अगर पेशेंट चाहता है वो कंसीव ना करे तो 11th to 16th डे दे आर मोर और फेवरेबल फॉर प्रेगनेंसी. ओके, सो उसमें इंटरकोर्स अवॉइड करना होता है. रेस्ट ऑफ द डेज वी कैन डू. ठीक है, अब 14th डे के आसपास जो है 14th डे से पहले जो ईस्ट्रोजन का लेवल जो है मैक्सिमम होता है. ड्यू टू द इंक्रीज ईस्ट्रोजन कंटेंट क्या होता है, ड्यू टू द इंक्रीज ईस्ट्रोजन कंटेंट जो है वेजाइनल से म्यूकस जो है वो वाटरी निकलती है. ठीक है, ईस्ट्रोजन मेक्स द वेजाइनल म्यूकस वाटरी एंड स्ट्रेचेबल, तो वो पेशेंट को वेट फीलिंग आती है उस टाइम पे. ठीक है, सो टू अवॉइड इंटरकोर्स ड्यूरिंग द वेट डेज. ठीक है, सो पेशेंट्स को हम ऐसे भी बोलते हैं कि यू हैव टू अवॉइड इंटरकोर्स ड्यूरिंग द वेट डेज एंड 3 days आफ्टर इट. ठीक है, सो दिस इज नोन एज द टेम्परेरी मैथड और natural method. In this method we are not using any drug. Second are the barrier methods. ठीक है, barrier method is हमने जो है बैरियर लगा दिया स्पर्म और oocyte को जो है, ताकि वो स्पर्म और oocyte जो है फर्टिलाइज ना करे, बीच में एक बैरियर लगा दिया. तो इट कैन बी condoms, it can be female condom, diaphragm or the other, but these barriers they interfere with the sexual pleasures, so and they have a very high failure rate. उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. So they are successful only if they are coated with the spermicidal jelly. ठीक है, तब इनकी efficiency जो है ज़्यादा बढ़ जाती है. Nanoxynol is the nanoxynol is 9 is the नेम ऑफ द स्पर्मिसाइडल जेल. ओके, अगर ये स्पर्मिसाइड से कोटेड है देन ओनली दे आर गुड, इनका फेलियर रेट कम होता है. ठीक है, अदरवाइज दे आर लीस्ट प्रेफरेबल एज दे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल प्लेजर. ओके, थर्ड इज द कॉपर कंटेनिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस. ओके, कॉपर कंटेनिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस. ठीक है, इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे ही. एंड नेक्स्ट द हार्मोनल मैथड्स. हार्मोन्स में 2 तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, एक जिनमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं और एक जिनमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है. ठीक है, सो हार्मोनल मैथड्स में एक होता है जिनमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं और दूसरा होता है जिनमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है. ठीक है, एंड परमानेंट मैथड्स तो हमें पता ही है, अगर मेल की वास डिफरेंस को हम लाइगेट कर दें तो इट इज वाजेक्टोमी, एंड अगर फीमेल की फॉलोपियन ट्यूब को लाइगेट कर दें तो इट इज ट्यूबेक्टमी. ठीक है, और एक कॉन्ट्रासेप्टिव में एक और टॉपिक है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, वो भी हम देख लेंगे इसी के साथ. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट कॉपर कंटेनिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस. ठीक है, अब इसके क्वेश्चन में हमसे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पूछे गए थे. आजकल ये बड़ा फेवरेट है एग्जामिनर्स का, तो पहले हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ही पढ़ लेते हैं. ठीक है, बिकॉज ये कॉपर जो है ये इन्फ्लामेशन करता है. ठीक है,
ये इन्फ्लामेशन करता है एंड दैट इज, इसलिए ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देता और पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं होती। अगर पेशेंट को पहले ही इन्फेक्शन है तो ये इन्फ्लामेशन उस इन्फेक्शन को बढ़ाएगी एंड पेशेंट विल गो इनटू सेप्सिस, ठीक है। सो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ कॉपर कंटेनिंग इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइसेस और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस इन्फेक्शन, बिकॉज कॉपर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इट कॉजेस इन्फ्लामेशन एंड अनफेवर्स द इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इसका निमोनिक है IABC, ठीक है। I stands for infection, ठीक है। सो इट कैन बी puerperal infection और इट कैन बी PID, ठीक है। A stand for anomalies uterus, यूट्रस में कोई एनॉमली है उस कंडीशन में भी हमने नहीं रखना है। बाइसेप्टेट यूट्रस, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, बाइकॉर्नुएट यूट्रस, उनमें भी हमने नहीं रखना है, ठीक है। B stands for bleeding, अनडायग्नोज्ड वेजाइनल ब्लीडिंग अगर होती है तो उस कंडीशन में भी हमने कॉपर नहीं रखनी है, ठीक है। एंड थर्ड इज कैंसर यूट्रस एंड सर्विक्स, ठीक है। इन सब कंडीशंस में हमने जो है कॉपर नहीं रखना है। तो निमोनिक इज IEABC, I stands for infection, A stands for anomalies uterus, B stands for undiagnosed vaginal bleeding, C stands for cancer of uterus and cervix. So ये चारों की चारों conditions they are absolute contraindications, okay? So हमारी जो question था वो था which of the following is absolute contraindication? First is history of previous PID. तो PID में पहले है, ठीक है, अभी नहीं है, ठीक है। तो प्रीवियस PID की हिस्ट्री में हम कॉपर रख सकते हैं, ठीक है, चाहे पहले इन्फेक्शन रहा हुआ है पर उस कंडीशन में हम रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यस प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी हम रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ठीक है। सो आपको याद रखना है जो इसका निमोनिक है IABC में जो इन्फेक्शन है वो उस टाइम पे होना चाहिए पेशेंट को जब हम कॉपर रख रहे हैं, ना कि पहले कभी हुआ है या पहले बहुत सीवियर है, पहले वाली कोई कंडीशन नहीं, रीसेंट इन्फेक्शन होना चाहिए। इट कैन बी puerperal sepsis, रीसेंट puerperal sepsis, नॉट एनी हिस्ट्री। कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए रीसेंट हिस्ट्री भी लिख सकते हैं। रीसेंट एनी हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, रीसेंट हिस्ट्री विल नॉट बी इंटरटेन्ड, ओके। नेक्स्ट इज HIV पॉजिटिव स्टेटस, HIV में भी हम रख सकते हैं बट अनएक्सप्लेन वेजाइनल ब्लीडिंग में हम नहीं रख सकते, ठीक है। सो दीज आर द कंडीशंस जिनमें हम कॉपर बिल्कुल नहीं रख सकते। रीसेंट इन्फेक्शन, नो रीसेंट हिस्ट्री, नो पास्ट हिस्ट्री, ये कुछ भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं, हिस्ट्री इज हिस्ट्री, ठीक है। एनॉमलीज यूट्रस इनमें भी नहीं रखनी है, अनडायग्नोज्ड वेजाइनल ब्लीडिंग में भी नहीं रखनी है, कैंसर यूट्रस एंड सर्विक्स में भी नहीं रखनी है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस पर इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया क्योंकि एग्जाम में आजकल ये बार बार आ रहा है, ठीक है। साइड इफेक्ट्स हैं इसके ब्लीडिंग और पेन, ठीक है, बिकॉज ये इन्फ्लामेशन करता है इसलिए इससे ब्लीडिंग भी होती है, क्योंकि कॉपर जो है इट्स फॉरेन डिवाइस है, तो यूट्रस जो है इसको बाहर निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्शंस करता है विच लीड्स टू मेनोरेजिया एंड पेन बोथ, ओके। मिक्स्ड कॉपर, अगर कॉपर रखी थी या मिल नहीं रही है उस कंडीशन में जो है हमें जो है एक ट्रेडिशनल तरीका है यूट्राइन साउंड डाल के सर्विक्स के थ्रू, यूट्राइन साउंड एक पतला सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो डाल के हमने एक्सरे लेने हैं डिफरेंट, उसमें हमें पता चल जाता है कि उस साउंड से कितनी दूर है, क्योंकि कॉपर में कॉपर है और साउंड भी स्टील की है तो हमें साउंड और कॉपर का रिलेशन पता चल जाता है। बट बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर फाइंडिंग द मिस्ड कॉपर इज अल्ट्रासाउंड, ठीक है। बट एक्सरे क्योंकि हर PSCs में एक्सरे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंडीशंस में हमें जो है और कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। तो हम उसमें यूट्राइन साउंड सर्विक्स में रख के हम डिफरेंट एक्सरेज ले लेते हैं, लेटरल व्यू में, एंटीरो पोस्टीरियर व्यू में, तो उससे हमें पता चल जाता है अगर ज़्यादा दूर है साउंड और कॉपर में डिस्टेंस ज़्यादा है तो इट मीन्स वो परफोरेट कर गई है, ठीक है। और अगर वो परफोरेट करके यूट्रस को किसी और ऑर्गन में चलेगी तो ऑफकोर्स हमें सर्जरी से उसे रिमूव करना है, ठीक है। कॉपर एंड प्रेगनेंसी, अगर कॉपर रखी हुई थी और प्रेगनेंसी हो गई तो वी हैव टू एक्सप्लेन द पेशेंट कि अबॉर्शन के रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 50% है, ठीक है।
और अगर प्रॉपर्टी दिख रही है, उसको हम निकाल पाते हैं कंफर्टेबली तो निकाल दो, ठीक है। और अगर बहुत अंदर है, डीप है, तो अगर नहीं निकाल पा रहे तो रहने दो, ठीक है। इफ अगर हम उसे निकाल पाते हैं तो निकाल दो, अगर नहीं निकाल पाते तो नहीं निकालो। अब प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट विश। अगर पेशेंट चाहती है कि मेरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहे तो वो कंटिन्यू कर सकती है। अगर वो चाहती है नहीं मैंने अबॉर्ट कराना है तो अबॉर्ट करा सकती है, बट वी हैव टू एक्सप्लेन द पेशेंट, क्योंकि ये प्रेगनेंसी प्रॉपर्टी के रहते हुई है तो द रिस्क ऑफ अबॉर्शन इज मच हाई, ओके, 50% रिस्क इज देयर। ओके, लेट्स स्टडी समथिंग अबाउट हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। हॉर्मोन्स में मैंने पहले ही बताया था दो तरह के कॉन्ट्रासेप्शन है, एक वो जिनमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों है, ठीक है, तो उन्हें हम कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शंस बोलते हैं, ठीक है, या अगर पिल्स हैं तो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं। और एक वो जिनमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। तो ये जो माला डी मालाएं आती हैं, दे आर कंबाइंड ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। इनमें जो इथेनाइल एस्ट्राडायोल ईस्ट्रोजन कंपोनेंट है वो है इथेनाइल एस्ट्राडायोल और उसकी डोज है 30 माइक्रोग्राम, ठीक है। और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो है लीवोनॉर्जेस्ट्रोल और उसकी डोज है 150 माइक्रोग्राम, ठीक है, 150 माइक्रोग्राम। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या आते हैं, ठीक है, मैंने वही सारे टॉपिक्स लिए जिन पे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, ठीक है। अब जो ईस्ट्रोजन है वो कोगुलेशन ज्यादा करता है, ठीक है, तो जिन जिन कंडीशंस में हाइपर कोएगुलेबिलिटी होगी उन कंडीशंस में जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा, ठीक है। तो कोगुलेशन फैक्टर्स इंक्रीजेस ड्यू टू द ईस्ट्रोजन, ओके। सो हाइपर हमें पता है वर्षो ट्रायाड्स में क्या होता है, वर्षो ट्रायाड में क्या होता है, तीनों कंडीशंस की वजह से जो है कोगुलेबल कंडीशंस हो जाती हैं। हाइपर कोगुलेबल फेज क्लोटिंग फैक्टर्स ही अगर ज़्यादा है तो वर्षो ट्रायाड्स क्या कहता है, हाइपर कोगुलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स ज़्यादा बन रहे हैं, तो ईस्ट्रोजन क्लॉटिंग फैक्टर्स को इंक्रीज करती है। और कौन सी कंडीशन है जिनमें क्लॉटिंग फैक्टर्स ज़्यादा आते हैं, कोगुलेबल डिसऑर्डर, थ्रोम्बोसिस, ठीक है, एपिलेप्सी विद ऑरा, ठीक है, इनमें। और पोस्टपार्टम 6 वीक्स तक हमारी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, पोस्टपार्टम 6 वीक्स तक हमारी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं। तो जिन जिन कंडीशन में बॉडी में पहले ही क्लॉटिंग फैक्टर्स ज़्यादा है तो उन कंडीशन में हम ईस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देंगे, बिकॉज फिर और ज़्यादा हो जाएंगे और फिर कोगुलेशन डिसऑर्डर उसकी एग्रीवेट हो जाएगी। सेकेंडली है हीमोस्टेसिस, ब्लड जहाँ थोड़ा स्लो चलता है वहाँ कोगुलेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, जैसे कोई भी कॉरोनरी डिजीजेज है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है, डायबिटीज मेलाइटस अनकंट्रोल्ड है, इन सब कंडीशन में जो ब्लड का फ्लो है वो स्लो होता है, ठीक है, कॉरोनरी डिजीजेज है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है और डायबिटीज मेलाइटस अनकंट्रोल्ड है, इन सब कंडीशन में जो है ब्लड का फ्लो स्लो होता है, स्टेसिस होता है, तो अगेन इट रिस्क द पेशेंट की ज़्यादा क्लॉटिंग होने की, ठीक है। नेक्स्ट इज एंडोथीलियल डैमेज, जिन जिन कंडीशन में एंडोथीलियल का डैमेज होगा वहाँ पे क्लॉटिंग जो है वो ज़्यादा होगी। तो किन किन कंडीशन में एंडोथीलियम डैमेज होता है, हाइपरटेंशन में, बीपी जब ज़्यादा होगा तो हाइपरटेंशन में एंडोथीलियल डैमेज होगा। नंबर 2 स्मोकिंग, अगर 35 ईयर से ज़्यादा एक स्मोकर है, ठीक है, स्मोकिंग करता है, एक प्रॉपर स्मोकर है, तो उन केस में भी एंडोथीलियल डैमेज होता है। तो इन सब कंडीशंस में हम ईस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देंगे। 4th इज लैक्टेशन, मिल्क प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज करता है, ईस्ट्रोजन कंपोनेंट मिल्क प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, ठीक है। 5th फैक्टर यहाँ लिखा नहीं है, वो है लीवर डिजीजेस, बिकॉज ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही मेटाबलाइज होती हैं लीवर में, तो अगर कोई लीवर की प्रॉब्लम है तो ये मेटाबलाइज नहीं हो पाएंगी, ठीक है, तो लीवर की प्रॉब्लम्स में डिजीजेस में भी हमने नहीं देना है,
ठीक है। सो हार्मोनल मेथड्स में हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़ लिए। अब मिस्ड पिल, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। अब पेशेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही थी मालाडी, उसने मिस कर दी, तो अब असर रहेगा नहीं रहेगा कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, क्या करना है? तो हमें ये बात याद रखनी है कि कॉन्ट्रासेप्शन का दवाइयों का असर चला जाता है 3 दिन में और आता है 7 दिन में, ठीक है। अगर एक पेशेंट पिल्स ले रही थी, उसने बंद कर दी, तो उसका इफेक्ट चला जाएगा 3 डेज में, और अगर उसने दोबारा लेनी शुरू की और उसका इफेक्ट आएगा 7 दिन में, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन इफेक्ट आएगा 7 डेज में। अगर उसने अब 2 टेबलें, अगर उसने जो है 2 से ज्यादा 3 या 3 से ज्यादा पिल्स मिस की हैं, तो ऑफ कोर्स उसका कॉन्ट्रासेप्शन इफेक्ट चला गया है, ठीक है। तो उस केस में जो है उसको जब भी याद आता है तो उसने 2 पिल्स इकट्ठी लेनी है, क्योंकि 2 पिल्स से ज्यादा हमने नहीं देनी होती। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन लेना है अगर उसने मिस डेज में इंटरकोर्स किया है तो, ठीक है। और जो है नेक्स्ट 7 डेज के लिए उसने बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है, ठीक है। बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर नेक्स्ट 7 डेज, और मिस डेज में अगर इंटरकोर्स किया है तो शी हैज टू यूज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इसके लिए हमने क्या कंसेप्ट याद रखना है कि कॉन्ट्रासेप्शन का इफेक्ट जो चल रहा होता है वो लूज हो जाता है 3 डेज में और आता है 7 डेज में, ओके। और 2 टेबलेट से ज्यादा नहीं लेना है। सेकेंड है प्रोजेस्टेरॉन ओनली। इसका साइड प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, या प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग इम्प्लांट्स या प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिसे हम मेरेना बोलते हैं। तो इनमें एक ही साइड इफेक्ट होता है कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग होती है। ये जो इम्प्लांट्स हैं इनका सबसे कम फेलियर रेट है 0.5, ठीक है। अब हम बात करते हैं परमानेंट मेथड्स की, ट्यूबेक्टमी, ठीक है। फॉलोपियन ट्यूब्स को लाइगेट करते हैं। तो यूजली ये ट्यूबेक्टमी जो है इंडिया में पोस्टपार्टम पीरियड में होती है, ड्यूरिंग बाय मिनी लैप। ट्यूबेक्टमी हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, लेप्रोटमी और लेप्रोस्कोपी। तो इसकी जो ट्यूबेक्टमी की सर्जरी को मिनी लैप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें इंसिजन बहुत छोटा सा होता है। लेकिन जो ट्यूबेक्टमी हम पोस्टपार्टम पीरियड में करते हैं, डिलीवरी के बाद करते हैं, उसको हम कभी भी लेप्रोस्कोपिकली नहीं कर सकते, ठीक है। सो वी हैव टू डू ओनली लेप्रोटमी और मिनी लैप प्रोसीजर फॉर द पोस्टपार्टम। और इंडिया में पोस्टपार्टम पीरियड इज बाय पीरियड में ट्यूबेक्टमी इज मच मोर कॉमन देन द इंटरवेल। जो बाद में होती है उसको इंटरवेल बोलते हैं, इंटरवेल लेप्रोस्कोपी। बिकॉज जो है एक बार फीमेल आ गई तो अपने सारे काम इकट्ठे करवा के जाती है। और मोर ओवर इट इज ऑल्सो गवर्नमेंट प्रोग्राम टू इंकरेज दिस, और बार बार फीमेल से आया नहीं जाता। तो पोस्टपार्टम पीरियड बाय मिनी लैप is much more, tubectomy in the postpartum period by mini lap is much more common than the interval laparoscopic tubectomy, okay। सब हम अब लाइगेट कहाँ करते हैं ट्यूब में, इसमें हम क्या करते हैं, ट्यूब को इस तरह से पकड़ के यहाँ पे लाइगेट कर देते हैं, ठीक है। मेरी फिंगर को ट्यूब समझो, इस तरह से हम इंस्ट्रूमेंट से पकड़ के लाइगेट करके कट कर देते हैं। इसको बोलते हैं पोमरॉय टेक्निक। पोमरॉय टेक्निक इज द मोस्ट कॉमन टेक्निक, और ये हम इस्टमस पे करते हैं, ठीक है, क्योंकि रिकैनलाइजेशन के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं, ठीक है। और वी कैन डू इट अप टिल 7 to 10 डेज आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। हम सिर्फ 7 to 10 डेज तक ही कर सकते हैं, ठीक है, डिलीवरी के बाद। ये नहीं कभी भी कर सकते हैं पोस्टपार्टम पीरियड में, सिर्फ 7 to 10 डेज, क्योंकि यही वो टाइम है जब यूट्रस जो है वो पेल्विस से बाहर होता है। उसके बाद यूट्रस पेल्विस के अंदर चला जाता है। तो ट्यूब को फॉलोपियन ट्यूब को रिकॉग्नाइज करना मिनी लैप में मुश्किल हो जाता है। तो जब तक यूट्रस जो है पेल्विस से बाहर है, तब तक कब तक होता है यूट्रस पेल्विस से बाहर, 7 to 10 डेज तक। तब तक ही हम मिनी लैप पोस्टपार्टम ट्यूबेक्टमी कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली जो है, जो ऑर्गन हम गलती से पकड़ लेते हैं ट्यूब की जगह, वो होता है राउंड लिगामेंट। और क्वेश्चन अगर आता है कि इनमें से कौन सा ऑर्गन नहीं पकड़ा जाता, तो वो उसका आंसर होता है यूरेटर। यूरेटर कैन नेवर बी लाइगेटेड बाय मिस्टेक, बिकॉज यूट्रस जो है वो रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो पेरिटोनियल कैविटी में नहीं पड़ा। तो यूट्रस कैन नेवर बी लाइगेटेड बाय मिस्टेक इन ट्यूबेक्टमी, ठीक है, क्योंकि वो रिट्रोपेरिटोनियल है, वो पेरिटोनियल कैविटी में है ही नहीं। तो मोस्ट कॉमनली
गलत स्ट्रक्चर जो हम पकड़ लेते हैं वो है राउंड लिगामेंट, और यूरेटर हम कभी भी नहीं पकड़ सकते, ठीक है। और लेप्रोस्कोपी में हम जो है ट्यूब के ऊपर क्लिप्स लगा देते हैं या रिंग लगा देते हैं या हम कॉटरी कर देते हैं ट्यूब को, तो उनमें अगर हमें रीकैनलाइजेशन देखना है तो फिल्शे क्लिप्स की बड़ी जल्दी रीकैनलाइजेशन होती है, ओके। देन इज फेलोप रिंग एंड एट लास्ट इज द कॉटरी, ओके। ये यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा हुआ है, हल्का क्लिप्स इज द क्लिप्स जिनमें हुक्स होते हैं, ठीक है। फिल्चे क्लिप्स इज द क्लिप्स जिनमें हुक नहीं होते हैं, तो हल्का क्लिप्स नहीं, सही लिखा हुआ है। फिल्चे क्लिप्स की जो रिकैनलाइजेशन है वो जल्दी होती है, फिर हल्का क्लिप्स की होती है, फिर फेलोप रिंग्स की होती है, फिर कॉटरी की होती है, ठीक है। तो क्लिप्स में रिकैनलाइजेशन कितनी जल्दी पॉसिबल है वो डिपेंड करता है हमने क्या कौन सा क्लिप यूज किया। फिल्चे क्लिप की जल्दी होगी क्योंकि हल्का क्लिप्स में हुक्स हैं, तो रिकैनलाइजेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट देन द फिल्चे क्लिप्स। फिर फेलोप रिंग की है, फेलोप रिंग जो है वो जहाँ पे रिंग डालते हैं वहाँ नेक्रोसिस कर देती है, इसलिए वहाँ पे जो रिकैनलाइजेशन है वो डिफिकल्ट है देन द क्लिप्स। कॉटरी में तो बर्न ही हो जाता है टिश्यू, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। वेजेक्टमी जो है वो बेटर है और प्रेफर करनी चाहिए देन ट्यूबेक्टमी, बिकॉज वेजेक्टमी का फेलियर रेट भी कम है एंड इट इज़ लेस इन्वेजिव सर्जरी देन द ट्यूबेक्टमी। लेकिन वेजेक्टमी में इंस्टेंट जो है कॉन्ट्रासेप्शन नहीं आता है और 3 मंथ्स लग जाते हैं, जो कि पीछे जो स्पर्म्स पड़े होते हैं वो जब तक एम्प्टी नहीं होंगे वास डेफरेंस से पीछे, तब तक जो है स्टरलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो 72 इजेक्यूलेशन और 3 मंथ्स बाद स्टरलाइजेशन होता है मेल का, एंड जो भी इनमें से लेट है, ठीक है। और कंफर्मेटरी करना है तो वी हैव टू कंफर्म बाय सीमन एनालिसिस रिपोर्ट, ओके। सो इन द लास्ट इज देयर इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, क्वाइटस हो गया है बट हम चाहते हैं कि ये इस क्वाइटस से प्रेगनेंसी ना हो, तो इम्प्लांटेशन से पहले और क्वाइटस के बाद जो भी हम ड्रग्स लेते हैं उसको बोलते हैं हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ओके। उसको बोलते हैं हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, क्वाइटस के बाद और इम्प्लांटेशन से पहले लेना। अब ओव्यूलेशन के बाद इम्प्लांटेशन में होते हैं सिर्फ 6 डेज होते हैं, ठीक है। और क्योंकि ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन में डिफरेंस होता है 6 डेज का, हमें जो भी ड्रग देना है इट शुड बी इन द हाई डोज, ताकि वो बहुत कम टाइम में कैन एक्ट, ठीक है। सो द ड्रग्स विच वी यूज विद इन द 72 आवर्स ऑफ द क्वार्टर्स आर द हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन। तो 2 तरह के ड्रग्स होते हैं जो क्वार्टर्स के 72 आवर्स तक यूज कर सकते हैं और जो क्वार्टर्स के 5 डेज तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो विद इन 72 आवर्स वाले हैं लीवो हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन। तो कौन सा प्रोजेस्टेरॉन हम प्रेफर करते हैं, लीवोनॉर्जेस्ट्रोल, लीवोनॉर्जेस्ट्रोल, और उसकी डोज है 1.5 mg। अभी हमने देखा था हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव में जो हम इसकी डोज यूज करते हैं दैट वाज जो नॉर्मल माला डी माला एन में दैट वाज 150 माइक्रोग्राम, so it is almost 10 times, it is almost 10 times, okay। so levonorgestrel uses 1.5 mg, so 10 times dose use करते हैं than the normal contraceptive pills, and the progesterone uses levonorgestrel। हाई डोज ईस्ट्रोजन भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ईस्ट्रोजन से हाई डोज ईस्ट्रोजन से नॉजिया वॉमिटिंग आती है, इसलिए हम इसको नहीं यूज करते हैं, ठीक है। हाई डोज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी यूज कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं यूएचपी मेथड। डॉक्टर यूएचपी ने बताया था कि क्योंकि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बड़े आराम से माला डी माला एन मिल जाती हैं, तो अगर इन दोनों को हम कंबाइंड यूज कर लें तो भी ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का काम कर सकती हैं, ठीक है। तो 4 tablets आर टू बी गिवन स्टार्ट एंड देन 4 tablets अगेन आफ्टर 12 आवर्स, ठीक है। सो दिस इज अ यूएचपी रेजिमेन जिसमें हम ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मल रूटीन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन अचीव करते हैं, ठीक है। देन इज द मीफीप्रिस्टोन, मीफीप्रिस्टोन इज एंटी प्रोजेस्टिन, ठीक है। सो ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देती है, डोज इज 15 mg to 50 mg, ये वेरी करती है बुक टू बुक,
ठीक है. So 15 mg to 50 mg. Okay. Then those emergency contraceptive which can be used within 5 days of the coitus. Within the 5 days of the coitus. Those drug is tablet ulipristol. इसकी डोज है 30 mg. Okay, 30 mg. नीट में क्वेश्चन आया था, what is the dose of the ulipristol to be used as emergency contraceptive? So the answer is 30 mg. ठीक है. नॉर्मली जो यूलिप्रिस्टॉल की हम एंटी फाइब्रॉइड्स के लिए, ये बेसिकली ये यूलिप्रिस्टॉल क्या है, सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, SPRM. ठीक है. सो जो यूज करते हैं फॉर फाइब्रॉइड्स का साइज रिड्यूस करने के लिए, वो डोज है 5 mg. तो यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का काम करना है तो डोज इज increased 30 mg. ठीक है. एंड वी कैन ऑल्सो यूज कॉपर टी एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव if device. Okay, if we can use it till 5 days. Okay, इन सबसे बेस्ट है लीवोनॉर्जेस्ट्रोल टेबलेट. ठीक है. लीवोनॉर्जेस्ट्रोल टेबलेट इज अ ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, और गवर्नमेंट ने इसलिए इसको जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर ड्रग बना दिया. ठीक है. डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत भी नहीं होती इसके लिए. ठीक है. जिसको चाहिए वो जाके खरीद लो. ठीक है. नो प्रिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड. इट इज ओवर द काउंटर ड्रग एंड इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस. ओके. बेस्ट इनमें से मेथड है कॉपर टी, लेकिन एज कॉपर टी इज अ प्रोसीजर, इसे रखवाना पड़ता है एंड सब कुछ. एंड जो लीवोनॉर्जेस्ट्रोल टेबलेट है उसे सिंपली ओरली लेना है. सो बेस्ट इज लीवोनॉर्जेस्ट्रोल. ओके. So most contraception or emergency contraception of choice is levonorgestrel tablet 1.5 mg. Pearl index, failure rate. और क्या होता है, अब किसी ने कोई कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज किया तो अगर 100 वुमेन्स ने 1 साल के लिए यूज किया तो कितना फेलियर हुआ उसका कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का. फॉर एग्जाम्पल हम यूज करते हैं, मान लो माला डी पिल्स ली. ठीक है. 100 वुमेन्स ने ली 1 साल के लिए तो कितनों को प्रेगनेंसी हो गई. सो दैट इज द पर्ल इंडेक्स. इट इज द एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी which woman gets while using that contraception device for a year. 100 women में से कितनी women को pregnancy होगी. So that is the Pearl index. Okay. Failure rate of the contraception or the accidental pregnancies while using that contraception. So it is expressed in per 100 women year, HWY. Progesterone वाले जो डिवाइसेस हैं, इम्प्लांट्स या इंट्रायूट्राइन हार्मोनल इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं, उनके सबसे कम है, इट इज 0.05. ठीक है. लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो प्रोजेस्टेरॉन वाले, उनका सबसे कम है, इम्प्लांट्स का स्पेशली 0.05. ट्यूबेक्टमी और वाजिक्टमी मेथड का उससे थोड़ा सा ज़्यादा है. वाजिक्टमी का है 0.1 पर 100 वुमेन ईयर एंड ट्यूबेक्टमी का है 0.2. ओके. कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और कॉपर आईयूसीडीज का सेम है 0.5 to 0.6. प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल का है 1 to 2. बैरियर मेथड्स का है 19 और नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का है 25. ओके. सो ये सारे फेलियर रेट्स हैं. इनसे वी कम टू नो कि प्रोजेस्टेरॉन वाले जो इम्प्लांट्स हैं दे हैव मच लेस फेलियर रेट देन द परमानेंट मेथड्स इवन. ओके. एंड कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और कॉपर आईयूसीडी का ऑलमोस्ट सेम है. प्रोजेस्टेरॉन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का थोड़ा सा ज़्यादा है. ठीक है. बैरियर और नेचुरल का बहुत ज़्यादा है. सो दे आर नॉट द सेफ टू बी यूज. ठीक है. सो दिस इज अ रिंग एप्लीकेटर. ये जो ट्यूबेक्टमी करते हुए हम लेप्रोस्कोपिकली रिंग अप्लाई करते हैं. ठीक है. इन पॉन्ग्स के बीच में जो है हम ट्यूब को पकड़ लेते हैं और ये रिंग जो है, ये जो दिख रही है रिंग, ये स्लिप करके जो है ये चढ़ जाती है. ठीक है. सो दिस इज अ लेप्रोस्कोपिक रिंग. लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टमी के लिए यूज होता है ये. इससे हम फेलोप रिंग जो है सिलियास्टिक मटेरियल की होती हैं, ये उसके ऊपर जो है स्लिप कर जाती है. ठीक है. सो ये आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में. ओके. थैंक यू. I hope you like this video. Please subscribe my channel, share this video
to all the FMGS aspirants so that they too can get benefited from this. Thank you.